दोस्तों, आपदा प्रबंधन की इस श्रृंखला में आज हम एक और प्राकृतिक आपदा पर चर्चा करेंगे। मानसूनी वर्षा के दौरान या वर्षा ऋतु में होने वाली वर्षा से अधिकांश भारतीय क्षेत्र बाढ़ से डूब जाते हैं। आज हम इसी प्राकृतिक आपदा बाढ़ पर चर्चा करेंगे। बाढ़ हालांकि एक प्राकृतिक घटना है, किंतु जब यह मानव जीवन और संपत्ति को हानि पहुंचाती है तो यह एक प्राकृतिक विपदा बन जाती है। बाढ़ें प्रायः नदियों से संबंधित होती हैं। विश्व की प्रमुख नदियां गंगा हो या उसकी सहायक नदियां यमुना, रामगंगा, गोमती, गंडक, कोसी, दामोदर, महानदी, ब्रह्मपुत्र। भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसिसिपी, मिसौरी हो, चीन की यांगत्सी और वांगो नदी हो, म्यांमार में इरावदी नदी हो, पाकिस्तान में सिंधु नदी हो, इटली में पो नदी और इराक में दजला फरात, ऐसी कुछ नदियां हैं जो अपनी बाढ़ों के लिए कुख्यात हैं। बाढ़ों के कारण ही हम भारतवर्ष में दामोदर नदी को बंगाल का शोक, कोसी को बिहार का शोक और ब्रह्मपुत्र को असम का शोक भी कहते हैं। तो आज हम इसी बाढ़ पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम बाढ़ के कारण, बाढ़ के होने वाले प्रभाव और उसकी शमन की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बाढ़ के अर्थ पर जाते हैं। बाढ़ का सामान्य अर्थ होता है किसी क्षेत्र में लगातार वर्षा होने या नदियों के जल फैल जाने से उस क्षेत्र का जलमग्न हो जाना। बाढ़ें प्रायः वर्षा ऋतु में आती हैं। वर्षा काल में नदियां अपने जल स्तर से ऊपर बहने लगती हैं। उनका जल तटबंधों को तोड़कर निकटवर्ती क्षेत्रों में फैल जाता है, जिससे वे क्षेत्र जल में डूब जाते हैं। नदियों या धाराओं के मुहानों पर या तेज ढालों पर बसी बस्तियों के लिए बाढ़ के दौरान इस जल की तीव्रता का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसे हम बाढ़ कहते हैं। बाढ़ से ही संबंधित एक और बाढ़ आती है, त्वरित बाढ़। किसी स्थान विशेष पर कुछ ही समय में अगर सामान्य से अत्यधिक वर्षा हो जाए तो वर्षा का जल अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर, मिट्टी, पेड़ पौधों के साथ साथ बहने लगता है और अचानक ही बहुत भारी विपदा का रूप धारण कर लेता है। इसे हम त्वरित बाढ़ कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फटने के कारण ही अल्पकाल में अत्यधिक वर्षा त्वरित बाढ़ का कारण बन जाती है। अभी हमने जिक्र किया कि बादल का फटना अर्थात वर्षा प्रस्फोट, अब यह भी एक प्रकार की विपदा है। किसी स्थान विशेष पर 1 या 2 किलोमीटर के दायरे में 1 घंटे में अगर 100 मिलीमीटर या उससे अधिक वर्षा हुई हो तो वह घटना वर्षा प्रस्फोट कहलाती है, क्लाउड बर्स्टिंग कहलाती है। हिमालयी व अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में आमतौर पर होने वाली ये प्राकृतिक घटना है, जो सामान्यतः 1200 मीटर से अधिक ऊंचाई के क्षेत्रों में घटित होती है। बांज और बुरास के घने जंगल वाले क्षेत्रों में वर्षा प्रस्फोट की घटनाएं अत्यधिक घटित होती हैं। केदारनाथ आपदा एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण 3 दिन तक लगातार जो भारी वर्षा हुई थी, गांधी सरोवर में ग्लेशियर टूटने के कारण 13,000 फुट की ऊंचाई पर वृक्ष रेखा जो होती है हमारी, उसमें भारी वर्षा के कारण मलबे व पत्थर के भारी अप्रवाह से जल प्रलय हुआ था, जिसमें भयंकर जनहानि हुई थी, भारी तबाही मची थी। अनेकों परियोजनाएं, हजारों भवन क्षतिग्रस्त हो गए थे। 5,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। 2 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे। इन्हीं का एक प्रमुख कारण था। ये तो थी बाढ़ और त्वरित बाढ़ और वर्षा प्रस्फोट। अगर हम बात करें तो बाढ़ के प्रभाव कौन कौन से होते हैं, तो बाढ़ का मुख्यतः प्रभाव एक बीमारी और मृत्यु का आतंक के रूप में हमारे सामने दृष्टिगोचर होता है। बाढ़ प्रकोप से बेकार जल व अपशिष्ट पदार्थों का मिश्रण हो जाता है, जिससे जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। कई सारे संक्रामक रोग फैल जाते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में महामारी फैलने से जन समुदाय की पर्याप्त हानि होती है। बाढ़ असल में एक साझी विपदा है। इसके आतंक से कई बार बच्चे, वृद्ध, गर्भवती महिलाएं व असहाय व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। भौतिक क्षति तो इस बाढ़ के कारण होती ही होती है। वर्षा ऋतु में बाढ़ आने पर खेतों में खड़ी फसलें नष्ट हो जाती हैं। बाढ़ के साथ आने वाला मलबा फसलों को ही वरन आवासीय क्षेत्रों को भी भारी क्षति पहुंचाता है। यातायात और संचार के साधन नष्ट हो जाते हैं। जीर्ण शीर्ण मकान गिर जाते हैं। आवश्यक सेवाएं बाढ़ के कारण ठप पड़ जाती हैं। इसके अलावा एक मुख्य जो प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव होता है मृदा अपरदन का। यद्यपि जलोढ़ मैदानों में नदियां उर्वरक मिट्टी का प्रसार करती हैं, फिर भी बाढ़ के समय तीव्र जल प्रवाह के कारण उपजाऊ मिट्टी का कटाव होने से मिट्टी की विशेषताएं बदल जाती हैं। ऐसी विशेषकर बाढ़ में बह चुकी अपघटित न होने वाली वस्तुओं के कारण होता है। ये तो थी बाढ़ से होने वाले कुछ प्रभाव। अब हम बात करते हैं बाढ़ के कारणों की। बाढ़ आने के प्रमुख कारण क्या हैं? जब किसी क्षेत्र में लगातार वर्षा होती है
तो वर्षा का जल असंख्य धाराओं के रूप में नदी में मिल जाता है। इससे नदी का आयतन बढ़ जाता है और उसके तटबंधों में समा नहीं पाता है। नदियां अपने जल स्तर के ऊपर तटबंधों को काट कर बहने लगती हैं। भारी मानसूनी वर्षा और चक्रवाती वर्षा एक बाढ़ों का प्रमुख कारण होती है। दूसरा प्रमुख कारण होता है भूस्खलन से कभी कभी बाढ़ें आ जाती हैं। भूस्खलन से नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, तब नदी का जल बाढ़ के रूप में आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। नदी के ऊपरी भाग में बड़ी मात्रा में वनों का विनाश भी बाढ़ आने का एक प्रमुख कारण होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में वन विनाश से बाढ़ की घटनाएं अधिक होती हैं। इस प्रकार की बाढ़ मानव जनित बाढ़ का एक प्रमुख उदाहरण है। हिमालय में बड़े पैमाने पर वनों का जो विनाश हुआ है, वही हिमालय नदियों में बाढ़ों का प्रमुख कारण बना हुआ है। इसके अलावा मैदानी क्षेत्रों में उद्योगों और बहुमंजिली इमारतों की परियोजनाएं बाढ़ संभावी नहीं होती, वरन बाढ़ का प्रमुख कारण भी होती हैं। इसका कारण है कि पक्की सड़कें, नालियां, निर्मित क्षेत्र, पार्किंग, इस सारे कंस्ट्रक्शंस या इस प्रकार की संरचनाओं के कारण जल रिस कर सतह के नीचे नहीं जा पाता है और यही एक बाढ़ का प्रमुख कारण बन जाता है। बाढ़ के बहुत सारे कारण होने वाले नुकसानों पर हमने चर्चा की। अब जब बाढ़ के हम शमन की बात करते हैं, बाढ़ के इस शमन किन विधियों द्वारा हम इस शमन को नियंत्रित कर सकते हैं या बाढ़ के प्रभाव को कम कर सकते हैं, उस पर अगर हम विचार करें तो पहला है जल क्षेत्रों का सर्वेक्षण। जल सर्वेक्षण नदियों की और अन्य जल प्रवाह मार्गों का व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करने की कला है। इसमें नदियों की धारा का व्यवहार महत्वपूर्ण विषय होता है। इसका अध्ययन करके नदी की संभावित बाढ़ का आकलन किया जाता है और शमन हेतु रणनीति निर्धारित की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए यदि नदी का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा है तो उसे सीधा करके बाढ़ की संभावना को समाप्त किया जा सकता है। कृत्रिम जलाशयों का निर्माण कर भी वर्षा के जल को संचित करने में सहायता मिलती है और इससे भी जल को फैलने से रोका जा सकता है। कृत्रिम जलाशयों का निर्माण करके हम इसको काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। नदियों की संबद्धता, बाढ़ उत्पन्न करने वाली नदियों को अल्प जल वाली नदियों से जोड़कर भी नदी तंत्र विकसित किया जा सकता है, जिससे बाढ़ की संभावना को समाप्त किया जा सकता है। कृत्रिम तटबंध बनाए जा सकते हैं। बाढ़ों से सुरक्षा हेतु ऊंचे चबूतरों पर आवास क्षेत्रों का विकास और भित्ति तथा तटबंधों से बाढ़ के जल को फैलने से रोका जा सकता है। वर्तमान समय में रेत के भरे थैलों का उपयोग सस्ता व सरल उपाय है तटबंध बनाए जाना। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के हम उपायों को अपनाकर बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं, तो इससे हम बच सकते हैं। बाढ़ के संदर्भ में अगर हम बात करें तो संभावना अवधि, जो प्रोबेबिलिटी का पीरियड है, इसके अंतर्गत हमारा पूरा तंत्र जो होता है वो इसमें अलर्ट हो जाता है, सतर्क हो जाता है। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के निवासियों को चेतावनी देकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। वास्तव में संभावना अवधि संचार माध्यमों और प्रशासन के अधिकारियों को इतना समय देती है कि वे अग्रिम चेतावनी दे सकें और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को खाली करना शुरू कर दें। आप लोगों ने देखा होगा समाचार माध्यमों से दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से लोगों को चेतावनियां जारी की जाती हैं। जो केंद्रीय जल आयोग है उसकी विभिन्न क्षेत्रों में स्थित इकाइयां और बाढ़ों का पूर्वानुमान करके चेतावनी जारी करती हैं, अन्य विविध विधियों का प्रयोग करते हैं। इसको संचार माध्यमों और अधिकारियों द्वारा समय समय पर जारी पूर्वानुमानों के माध्यम से काफ़ी हद तक आज हम इससे होने वाले नुकसान को कम कर पाए हैं। तो ये थे बाढ़ के कुछ प्रमुख कारण, उसके होने वाले प्रभाव और उस शमन की कुछ रणनीतियाँ। तो आज हमने इस बाढ़ पर चर्चा की।